टू न्यू बुक एक्सरसाइज 11.1 ओल्ड बुक के हिसाब से 13.3। एक्सरसाइज है, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ये पूरी की पूरी कोन के ऊपर बेस्ड है और कोन के एरिया के ऊपर बेस्ड है। तो कोन की बात कर लेते हैं। हमने कल भी पढ़ा था कि कोन के पास तीन चीजें होती हैं। एक तो कोन की जो कि परपेंडिकुलर हाइट होती है, एक कोन की रेडियस और एक कोन की तिरछी वाली जो हाइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये वाली हाइट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है अ राइट सर्कुलर कोन। क्या लिखा होता है? अ राइट सर्कुलर कोन। मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा होगा? अ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन वर्ड क्यों आ रहा है? राइट वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है अंदर, ठीक है। सर्कुलर वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे से उसकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर, ठीक है। और कोन तो वो है ही, ओके। तो क्या कहलाएगा ये? अ राइट सर्कुलर कोन। क्या कहलाएगा ये? अ राइट सर्कुलर कोन। अब मैंने आपको एल के लिए, स्लैंट हाइट के लिए कल फॉर्मूला बताया था एक। बेटा बिना बातचीत के बैठो। स्लैंट हाइट के लिए एक फॉर्मूला बताया था। स्लैंट हाइट के लिए जो फॉर्मूला था क्या था? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। ये फॉर्मूला आया कैसे? किसी को पता? बताओ कुछ। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर यू विल नोटिस कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल। उसको मैं यहाँ पर भी बनाकर दिखा रहा हूँ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। जो बेस है वो क्या है? रेडियस आर। और जो ये हाइपोटेनियस है यानी कि स्लैंटिंग हाइट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से, स्मॉल एल से। ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है? क्या राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है? yes, तो हम इस ट्राइंगल के अंदर कौन सी थ्योरम अप्लाई करें? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस। पाइथागोरस थ्योरम तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस होती है 90 के सामने वाली, लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं इसको। और 90 के सामने कैसे पहचानना है साइड को? हाइपोटेनियस को कैसे पहचानना है? 90 एंगल जहाँ पर बन रहा है उसके जस्ट सामने जो लाइन बन रही होगी दैट इज द हाइपोटेनियस। तो इस 90 के सामने ये वाली लाइन बन रही है तो ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? एल। तो एल का स्क्वायर। जो 90 के साथ वाली स्टैंडिंग लाइन है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो एच का स्क्वायर। और जो नीचे जिसके ऊपर पूरा ट्राइंगल टिका हुआ है दैट इज बेस। बेस कितना है? तो बेस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट ये हाइपोटेनियस हो गई, नॉर्मल हाइट परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे तो एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। तो एल जो आएगा, अभी पीछे एल जो आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल जो आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आई इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया इसका? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला कितना आया था? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बस इन्हीं तीन फार्मूलाज के ऊपर हमारे पास ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है। पहला फार्मूला ये है। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है जो कि क्या है? पाई आर है। तीसरा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि कितना है? पाई आर इंटू एल प्लस।
यहाँ पर एल क्या होता है? स्लैंट हाइट, और आर क्या होता है? रेडियस। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो कितना आसान है, मैं साथ साथ करते जाना प्लीज। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन is 10.5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। रेडियस क्या होती है? हाफ, डायमीटर का हाफ। रेडियस निकालने के लिए आपने डायमीटर का क्या कर दिया? हाफ कर दिया। इसको डिवाइड को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी को आता है, तो थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन आप सभी लोग जानते हैं। अगर फिर भी कहीं भी आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत आएंगी तो मेरे से पूछना है, समझना है, ओके। अपने माइंड को चलाना है, कैलकुलेटर के भरोसे नहीं बैठना है। इसको जितना चलाओगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट देगा ये। क्लियर? चलिए, आपके पास रेडियस आ रही है और क्या गिवन है? इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ कोन जो गिवन है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड आपसे कहा गया है सीधा सीधा फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालने को बोल रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं खुद से? 22.7। आर इज 5.25। एल मतलब स्लांट हाइट गिवन है, कितनी है? 10। इसको कटिंग करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व आप लोग कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लेना मेरे से। क्या 7 से 525 कैंसिल हो रहा है? चेक करो। 75 सा कैंसिल हो रहा है। कितना बच रहा है? 11 इंटू 15 ये बच रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो जरा बोर्ड पर। अगर मुझे किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, ट्रिक बता रहा हूँ एक छोटी सी, कई जगहों पर लग जाएगी ये। तो अगर किसी 2 डिजिट नंबर को, कितने डिजिट नंबर को? 2 डिजिट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 11 से। तो देखो कितना आसान तरीका है। जो 2 डिजिट नंबर है उनकी दोनों डिजिट्स लिख दो, 1 और 5, और बीच में उन दोनों का सम लिख दो, 1 और 5 का सम 6। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब 2 डिजिट नंबर होगा और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे? 11 से। ऐसे बहुत सारी ट्रिक मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा, जिस जगह जो अप्लाई हो रही होगी वो आप लगाते जाओगे, है ना। फिलहाल मैंने कौन सी ट्रिक बताई है कि अगर 2 डिजिट नंबर है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 11 से, तो सीधा सीधा उन दोनों डिजिट्स को लिख दो और बीच में क्या लिख दो? उनका बीच में क्या लिख दो? उनका। तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 165। और क्या लगाना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया के लिए यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ओके, तो यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर अप्लाई करके समझना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वो किस में लगेगा? कैलकुलेशंस में, और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो जो मैं कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बोलूँगा वो यहीं पर कैलकुलेट करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना। क्लियर? फिलहाल ये कॉपी हो गया सभी का? जो ट्रिक मैंने बताई है देख लेते हैं कि वो और चीज़ों पर भी एप्लीकेबल है या नहीं। 11 इंटू 32, फाइनल आंसर बताओ सीधा सीधा। 3 और 2 को एज इट इज लिख दो बीच में, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा? 350। क्लियर? और देखते हैं और एप्लीकेबल। 11 इंटू 44 कितना रहेगा? 484। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब 2 डिजिट नंबर हो और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 11 से। बताओ जरा इसका आंसर। 396। क्या इसका आंसर? 396। क्या होगा अगर मैं इस तरह का नंबर ले लूँ 57? ना बताओ, आना तो चाहिए 5 और 7 बीच में क्या आना चाहिए? इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम 5 और 7 का सम कितना होगा? 12। तो
तो 2 तो लिख दिया मैंने, जो ऊपर 1 गया है वो कैरी हो जाएगा, 1 + 5 कितना जाएगा, तो कितना आ जाएगा 627। तो अगर प्लस करके आपके पास कुछ कैरी आ रहा है तो उसे आगे वाले में सीधा सीधा क्या कर दो, प्लस कर दो। ओके, यहाँ पर और कोई एग्जांपल देखते हैं, चलो 67 बताओ जल्दी से। वैसे तो नॉर्मली 6 और 7 आना चाहिए था और बीच में इन दोनों का सम 13, लेकिन 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 73। इसको जरा नॉर्मली सॉल्व करके देखो कि यही आता है नहीं, चेक करो। पर ट्रिक जो लगा रहे हैं वो एक्चुअली में वैलिड भी तो होनी चाहिए ना, सॉल्व करके वो आना भी तो चाहिए। ये आ रहा है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक हो गई, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब 2 डिजिट नंबर हो। तो ये जितने एग्जांपल्स मैंने दिए इनको मार्जिन में नोट कर लो ताकि याद रहे। थोड़ी थोड़ी वैदिक मैथ्स की ट्रिक हाथ के हाथ बताता चला जाऊंगा, जो जहाँ यूज़ होगी उसे यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, find the total surface area of the cone. This time you have to find total surface area. If its slant height is इतना and diameter of its base is इतना, तो slant height of cone is given, मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो slant height of cone जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से, that is 21 मीटर। diameter of its base it is also given, that is 24 मीटर। आप जब सॉल्व करते हैं तो डायमीटर की जरूरत होती है रेडियस की, तो रेडियस निकाल लेते हैं फटाफट से। रेडियस कैसे निकलती है, डायमीटर का हाफ करके। 24 का हाफ कर देते हैं, डेट इज 12। ओके, तो अब आपके पास रेडियस भी है, आपके पास स्लांट हाइट भी है, आपको सीधा सीधा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है पाई r इंटू एल प्लस। पाई इज 22.7, r इज 12, l इज 21, r इज अगेन 12। मैंने सिर्फ फार्मूला लगाया और दी गई वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व करने का काम आप करेगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा। बट यूनिट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो तो फाइनल यूनिट में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। किस किस को समझ आ रहा है कि क्या करना है हमें? इस पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हैं, जिसमें आपको सीधा सीधा चीज़ें दी गई हैं और उनकी है से एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया का है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। आया किसी का आंसर? बोलो। 87 पॉइंट, पूरा आंसर बताओ। पॉइंट इसे हटा दो। 1244.57। ये आ रहे बच्चों, चेक करो बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करके। अच्छा, सॉल्व करते हुए ध्यान रखना पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बोर्ड मास के रूल का ध्यान रखना, जब भी सॉल्व करोगे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, प्रार्थना बातें नहीं करनी है। यही है, करके देखा? किस किसने करके देख लिया है? यही हो रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशंस में अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी आ रही होगी तो मेरे से पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं समझ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन। कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले सारी वो चीज़ें लिख लेते हैं जो जो आपको गिवन है। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट इज ऑल्सो गिवन। फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियस एंड सेकेंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया। तो एक तो आपको क्या निकालना है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन,
और दूसरा आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। देखते हैं, समझते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन कितना है 308। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 308 गिवन है, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को 308 के इक्वल लिखा और उसका फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि क्या होता है पाई आर। ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस। तो आपको रेडियस को निकालना है, रेडियस को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर रेडियस निकालना है तो बाकी सबको उधर भेज दो, बाकी सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी। ठीक है, पहले इनकी वैल्यूज़ रख रहा हूँ, फिर उधर ट्रांसपोज करूँगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22.7। आर हमें निकालना है, एल मतलब स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितना दिया है 40। तो हमने सबकी वैल्यूज़ रख दी जिसकी हमें पता थी, आर की हमें नहीं पता, आर हमें निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, 7 14 कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 × 22 44 इंटू आर इक्वल्स टू 308। अब ये 44 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आर आ जाएगा 308/40। क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट? देखो जरा बताओ, बिल्कुल हो रहा है। क्या आएगा? फाइनल आंसर बता रहे हो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या फिलहाल ये 11 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों? 11 2 × 22, 8 बचेगा 28, 4 7 × 20। तो सॉल्व करके आर आपके पास कितना आ गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। यूनिट लगानी ज़रूरी है, रेडियस क्योंकि सिंपल एक डिस्टेंस होता है तो उसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। मीटर होता तो मीटर लिख देते, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 22/7 इंटू आर आया था आपके पास 7, एल वाज 14 + 7। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 14 + 7 इज 21। कितना आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा बेटा, एरिया है ना, वॉल्यूम होता तो क्यों हुआ था। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पर भी कोई ट्रिक लगाई है, देखिए आपने नोटिस की, लास्ट में मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है। 22 × 21 था ना, तो मैंने देखो इसको क्या लिखा है, जिसको ट्रिक समझनी है बोर्ड पर ध्यान देना। 22 × 21 था ना, मैंने इसको लिख दिया 2 × 11 × 21। मुझे पता है 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 11। अब 11 से तो मल्टीप्लाई करना आता है ना, अभी बताया था क्या ट्रिक थी, 2 और 1 को एज इट इज लिख दो और बीच में उनका सम कर दो, तो कितना आ जाएगा 231। और फिर 231 को 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब सबको क्या कर दो डबल। तो 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, तो 462। अब क्यों करा ये इसलिए किया ताकि मेरा वर्बली सॉल्व हो जाए, मुझे लिख कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो देखो यहाँ पर वर्बली सॉल्व हो गया। 22 को मैंने क्या लिखा 2 × 11, तोड़ दिया उसको, क्योंकि मुझे 11 की ट्रिक पता है। तो 11 × 21 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 और 1 और बीच में उनका सम डेट इज 231। और 231 को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, जस्ट डबल कर दो, 1 का डबल 2, 3 का 6 और 2 का 4। तो इस तरह से ट्रिक्स जहाँ जहाँ लग रही होंगी वहाँ आप लगाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ये किस किस को समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट है, नोट करते आ रहे हो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक मेरे साथ साथ कौन कौन बच्चा नोट कर रहा था? अब मेरे से तेज़ी से करना आप, ठीक है। मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉनिकल टेंट, एक टेंट है जो कोन की शेप में है, 10 मीटर हाई। अब ये कौन सी हाइट है? परपेंडिकुलर हाइट है, नॉर्मल हाइट है। ये स्लैंट हाइट के लिए L होता है, वो स्लैंट हाइट वर्ड यूज़ करेगा। उसने सिंपल हाइट बोला है तो सिंपल हाइट ही है, ओके।
रेडियस दिया गया है, स्लांट हाइट निकालने को कहा है। तो आपके पास हाइट ऑफ कोन गिवन है, हाइट ऑफ कोन इज 10 मीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस वो कितना गिवन है 24 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट इट्स स्लांट हाइट, that is L, and second part, cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। तो cost निकालनी है बेसिकली। canvas का मतलब क्या होता है? anyone can tell me what do you mean by canvas? इस पर पेंटिंग होती है, okay good। वो एक ऐसा कपड़ा जिसको हम यूज़ करते हैं टेंट बनाने के लिए। टेंट क्लोथ, टेंट मटेरियल इज बेसिकली नोन एज कैनवस, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैनवस। तो अब सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला था √h² प्लस r² का। h की वैल्यू 10, r की वैल्यू 24, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। स्क्वायर्स याद होने चाहिए सभी को। 676 किसका स्क्वायर होता है? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 मीटर। फर्स्ट पार्ट किस किस का हो चुका था मेरे से पहले? आपको स्क्वायर्स याद करने हैं एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले से ही पता होगा कि कौन किसका स्क्वायर होता है, ओके। और क्यूब्स कहाँ तक याद करने हैं? 20, फर्स्ट 20 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर इज गिवन। पर मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट गिवन है बताओ जरा, देखो 70 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लेना है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस लेना है, तो उसकी कॉस्ट 70 है। आपको कितने मीटर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया? वैसे क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई मुझे अगर कॉस्ट निकालनी है पर मीटर स्क्वायर की 70 है, तो मुझे जितना कपड़ा चाहिएगा, जितना कैनवस चाहिएगा, उससे मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा। लेकिन पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे कितना कैनवस चाहिए। तो मुझे कितना कैनवस चाहिए ये निकालने के लिए मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूँ या टोटल सरफेस एरिया? कितने बच्चे कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और कौन कौन कह रहा है टोटल सरफेस एरिया? किसका वोट है? कुछ भी नहीं, पता नहीं, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। पहले ये समझते हैं, जब आप टेंट बना रहे हैं तो टेंट में जनरली जो आप कपड़ा यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका कर्व्ड पार्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं? कर्व। अगर आप कॉनिकल शेप में कोई टेंट बना रहे हैं तो आप ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हो? सिर्फ कर्व्ड पार्ट में। बेस को आप तब इंक्लूड करोगे जब क्वेश्चन में गिवन हो कि बेस को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। क्या कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि बेस को इंक्लूड करना है? स्पेशली कहीं मेंशन किया गया है? उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि बेस को इंक्लूड करना है। तो इसलिए हम सिर्फ कौन सा एरिया लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एरिया आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। बेस कब लेना है? जब क्वेश्चन में मेंशन हो इंक्लूडिंग द बेस, कि उसमें लिखा हो कि बेस को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो फिलहाल नहीं लिखा है तो कौन सा एरिया लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे πRL। π is 22/7, r is 24, L कितना आया था? 26। 10 नहीं है बेटा, 26 स्लांट हाइट है। जरा कीजिए इसको सॉल्व और बताइए कितना आ रहा है ये? 196। एक मिनट तनिष लाउडली बोलो। 0.14 ये आ रहा है बच्चा? पॉइंट में तो निकालोगे ना 7 से डिवाइड करके।
भी अच्छी ट्रिक है। और कोई किसी ने सॉल्व किया हो? देखो कपिश ने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से कट रहा है, तो इसलिए हमें किस में निकालना पड़ेगा, पॉइंट में। कपिश का कहना ये है कि हमें पता है कि हमें कॉस निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70 से। अब 70 एक ऐसा नंबर है जो 7 से कट जाएगा, 7 10 जा 70 होता है। तो जब मुझे पता है कि ये 7 आगे जाके कट जाएगा तो मैं इसको यहाँ सॉल्व भी नहीं करता, मैं सीधा सीधा आगे इसको सॉल्व फाइनल जब आंसर लिखूंगा तब सॉल्व करूंगा और 7 से 70 को कट कर दूंगा। तो ये जो अपॉन में बच रहा है 7, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना। कपिश ने क्या बताया कि यहाँ पर जो एरिया है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो इन तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से कट रहा हो, तो मुझे सॉल्व करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। तो वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 70 से, और 77 से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो ये जो अपॉन में 7 आ रहा है, इसका आगे जाके चक्कर क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व ना करके फाइनल आंसर में सॉल्व करूँ। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो मेरा एरिया आया है, कितना आया था मेरा एरिया, 22/7 इंटू 24 इंटू 26। क्यों मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं किया, इस उम्मीद में सॉल्व नहीं किया कि आगे जाकर ये कैंसिल हो सकता है। इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 70, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 थी। तो मेरा एरिया जो आया है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 70 से। और जब मैं ऐसा करूँगा तो 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करने से थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया। जो अपॉन में 7 आ रहा था, जो दिक्कत दे रहा था, वो कट गया। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 13780। ये आ रहा है आपको भी, ये किस किस का आंसर आ रहा है, चलो आपको समझ आया। वैसे अगर मैं यही सॉल्व कर देता तो ये गलत हो जाता, ये गलत नहीं था, वो सब भी ठीक था। बस ये था कि मुझे एकदम से दिख गया वहाँ पर, कपिश ने एकदम से बता दिया कि भाई 70 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा, तो दिख गया तो ट्रिक लग गई वहाँ पर। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें, हो गया ये क्वेश्चन, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा खुद से। अब आप जो मुझे खुद से करके दिखा रहे हो क्वेश्चन अभी, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस जो गिवन थी वो 7 सेंटीमीटर थी, हाइट जो गिवन है वो 24 सेंटीमीटर है। ये नॉर्मल हाइट है, स्लांट हाइट है, बोलो एक साथ, नॉर्मल हाइट है, क्योंकि स्लांट हाइट के लिए वो वर्ड यूज करेगा स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। तो पाई आर एल लगाने के लिए आपको पहले एल पता होना चाहिए, एल दिया नहीं है। एल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यश मित्तल क्या होता है फॉर्मूला एल का, √h² प्लस r²। इसमें आपने वैल्यूज पुट की होंगी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना आएगा ये 620, 625 किसका स्क्वायर हो गया, तो 25 सेंटीमीटर। एल किस किसने सही निकाल लिया था तुझसे, पूछा था बेटा, प्रार्थना का नहीं निकला था अभी तक, बातों में लग रही है। अब जब आपके पास एल आ गया तो आप सीधा सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर एल, और सॉल्व कर लो। पाई इज 22/7, आर इज 7, एल इज 25। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। और ये कितना आ रहा है 515
50 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ पर मेरे मार्क्स फिलहाल कहाँ कट सकते हैं? क्या चीज़ ऐसी है जहाँ पर मेरे मार्क्स टीचर काट सकता है? एक चांस है, 1% चांस है। वैसे तो टीचर्स इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स काट देते हैं। ये तो कोई बात नहीं, मैंने एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो देखो फाइनल आंसर जो भी आता है उसको बॉक्स में बंद करना है। दूसरा ये है कि यहाँ पर सीधा सीधा कोन नहीं लिखना, यहाँ पर कॉनिकल कैप की बात हो रही है, कॉनिकल शेप की कैप की बात हो रही है। तो आपको जो चीज़ दी गई होगी ना, यहाँ पर वही लिखनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ना लिखकर क्या लिखोगे? कॉनिकल कैप। ठीक है, देखो कुछ टीचर्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स मार्क्स भी काट लेते हैं 1%। तो हमें कोई चांस ही नहीं देना जिसमें हमारा मार्क्स कटे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया था आज। उसमें मैंने यहाँ डैश 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 लगा दिया था। क्या आप पेपर में डैश 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 लगाओगे? पेपर में आपको पूरा लाइन लिखनी है, आपको डैश 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 नहीं लगाना, ध्यान रखना इस चीज़। इन छोटी छोटी चीज़ों पर मार्क्स कट जाता है बच्चों में। चलो, आपके पास कॉनिकल कैप का एरिया आ गया, लेकिन ये तो एक का आया, ऐसे कितनी है? तो 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ 10 सच कॉनिकल कैप्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 550 पहले से ही था, एक और 0 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा किस किस का ठीक था एंड तक? 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया था। समझ आ रहा है कैसे करना है? आसान एक्सरसाइज है तो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो जल्दी से सभी बच्चे।